हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर साइनिंग इन। और यार तुम्हारा स्वागत है एक और नए ताजा तरीन एपिसोड में, जहां हम लोग फिर से फुटबॉल की सर से लेकर पैर तक कोने कोने की बकचोदी नापेंगे। खैर, इसी के साथ अपन आते हैं आज के सबसे पहले अपडेट की तरफ, जो कि है यूईफा को लेकर। और जो यूईफा ने कल रिपोर्ट्स और अवार्ड्स के नाम पे जो केएलपीडी करा है ना, खैर अगर तुम गड्ढे में रहते हो तो तुम्हें नहीं पता होगा कि यूईफा ने कल प्लेयर ऑफ द अवार्ड की नॉमिनीज लॉन्च कर दिए हैं, जिनमें से टॉप 3 नॉमिनीज जो आते हैं वो है सबसे पहले नंबर पर अर्लिंग ब्रॉट हालैंड, सेकंड नंबर पर लियोनेल मेसी, जिसका रीजन मुझे तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, एंड तीसरा नंबर पे आता है केविन डे ब्रुइन। और अगर इसमें टॉप 10 की लिस्ट तुम देखोगे ना, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स के नाम तुम्हें एब्सेंट दिखेंगे, जिनका नाम एक्चुअली होना चाहिए था, बट फॉर सम रीजन यूईफा ने कल गांजा फूक के नॉमिनी अनाउंस किए हैं। खैर, थोड़ा सा अगर इस अवार्ड की बात करें तो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि हर साल जो सबसे इन्फ्लुएंशियल प्लेयर होता है उसको ये बड़ा सा अवार्ड मिलता है, प्लेयर ऑफ द ईयर यूईफा की तरफ से। एंड द थिंग इज, नॉमिनीज को अनाउंस करने के लिए एक जूरी बैठाई जाती है, एंड उस जूरीज में जितने भी क्लब्स के मैनेजर्स हैं, जो क्लब्स ने यूईफा की जो यूरोपा लीग है या फिर चैंपियंस लीग है या फिर यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग है उनमें पार्टिसिपेट करा है, उन सारी टीम्स के मैनेजर्स इस जूरी में बैठते हैं एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्लेयर को अनाउंस करते हैं एंड उसकी नॉमिनीज अनाउंस करते हैं। तो ऐसे में जो टॉप 10 लिस्ट निकाली गई, मैं तुम्हें रख दूंगा उस टॉप 10 लिस्ट की, तो उसमें टॉप 3 नाम मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दी है। बट द थिंग इज, थोड़ा सा अगर हम लोग स्टैट्स के पन्ने पलटे और थोड़ा सा उस रेत के टीले में कंकड़ियां खोजने की कोशिश करें तो तुम्हें एक चीज समझ में आएगी कि अर्लिंग हालैंड चाहे मेसी, ये दोनों को छोड़कर किसी भी बंदे की जो टॉप 10 की लिस्ट है उसमें बहुत हाई गोल्स रेशियो नहीं है, और बहुत तुम देखोगे कि बहुत हाई विनिंग मोमेंट्स भी नहीं है, की मोमेंट्स भी नहीं है। तो ऐसे में टॉप 2 का तो तुम्हें एक सेकंड को समझ में भी आता है, बट 3 से लेकर 10 तक में जो लिस्ट है उसका रीजन मुझे प्रैक्टिकली समझ में नहीं आया। खैर, थोड़ा सा अगर स्टैट्स की बात कर लेते हैं तो अर्लिंग ब्रॉट हालैंड की 52 गोल्स है 54 मैचेस में। तो वहीं अगर हम लोग अपने छोटा भैया की बात करें तो उनके 47 गोल है टोटल 30 अपीयरेंसेस में। एंड जो तीसरा नाम है वो है केविन डे ब्रुइना का, उसके 42 मैचेस में 10 गोल है। और सेम अगर तुम कहानी समझोगे तो चौथे पांचवें नंबर सबका वही कहानी है। तो ऐसे में किस हिसाब से आपने केविन डे ब्रुइन को तीसरा नंबर पर डाला, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एंड इस टॉप 10 की लिस्ट में क्या विनीशियस होना चाहिए था, जिसकी 42 अपीयरेंस में टोटल 20 गोल्स हैं, तो क्या उसे इस लिस्ट में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखो, मेरा जो धंधा है उसमें अपन बायस्ड नहीं हो सकते, क्लियरली मैं तुम्हें बता रहा हूं। मेरा जो धंधा है, ये धंधा मुझे बायस्ड नहीं होने दे सकता, लेकिन तुम मेरी जगह नहीं हो यार, तुम बायस हो सकते हो। तो फिर वेट क्या कर रहे हो यार? लगाओ पानी में आग, बनाओ बर्फ का बम और फेंक के मारो, कोई दिक्कत नहीं है। यूईफा को तुम ही लोग आवाज उठा सकते हो। बट द थिंग इज, एक जो क्वेश्चन जो विनीशियस का इस लिस्ट में ऐड नहीं करना है वो शायद एक डिबेटेबल टॉपिक हो सकता है, बट अगेन यह डिसीजन तुम्हारा है, मेरा काम था तुम्हें बस न्यूज और स्टैट्स बता देना। खैर, इसी के साथ अपन आते हैं इसके दूसरे अपडेट पर, जो कि है बार्सिलोना को लेकर। और देखो, बार्सिलोना के जो नए स्पोर्टिंग मैनेजर है डेको, उनकी थोड़ी सी अनबन होती हुई शावी से, एंड द थिंग इज सेंस भी समझ में आती है, बिकॉज नया जो स्पोर्टिंग मैनेजर है वो हमेशा कुछ नए प्लान्स लेकर आना चाहता है, एंड ओल्ड जो स्पोर्टिंग मैनेजर होता है उसके प्लान्स कुछ अलग होते हैं। तो दोनों अलग अलग प्लान्स का इट्स लाइक फायर एंड आइस वाली कहानी, एक अगर रहेगा तो दूसरा तो खत्म होगा ही होगा। तो ऐसे में डेको का एक नए स्पोर्टिंग मैनेजर के रूप में बार्सिलोना को ज्वाइन करना हो सकता है थोड़ा सा मुठभेड़ बार्सिलोना के अंदर क्रिएट करे, बट तुम कह सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म या मुठभेड़ वाली कहानी नहीं होगी। तो ऐसे में शावी और बार्सिलोना ने एक चीज तो कंफर्म करी है कि वो जो 2-3 प्लेयर्स हैं जिनकी लिस्ट इन्होंने निकाली थी, लाइक तुम बात कर सकते हो जाओ कैंसेलो की, या फिर तुम बात कर सकते हो इवान फ्रेसनाडा की, या फिर तुम बात कर सकते हो जाओ फिलिक्स की, इन सारे प्लेयर्स को बार्सिलोना साइन करना चाहती है। बट द थिंग इज, कितने दिन तक ये प्लान कर रहे हैं और कब ये एक्चुअली उस प्लान को एक्शन में बनाएंगे, ये चीज तो खैर देखने वाली बात है। बट द थिंग इज, बार्सिलोना इज नाउ डिसाइडिंग ऑन जाओ कैंसेलो राइट नाउ, क्योंकि जाओ कैंसेलो को उनको साइन करके लेके आना है या नहीं आना है। और बाकी बात रही जाए इवान फ्रेसनाडा और जाओ फिलिक्स की, तो जाओ फिलिक्स ने कल फिर बोला कि भैया मेरे दिल में बस बार्सिलोना ही बसती है, एंड बार्सिलोना ही मेरे ड्रीम क्लब था, एंड बचपन से मुझे बार्सिलोना से ही प्रेम था, बार्सिलोना मेरा बचपन का प्यार है। तो ऐसे में बार्सिलोना
ने अभी तक घास तो नहीं डाली है, बट जाओ फेलिक्स उस घास को चरने के लिए सबसे पहले तैयार है। तो ऐसे में बार्सिलोना इस पर क्या करती है ये देखने वाली बात होगी, और क्या बार्सिलोना जाओ फेलिक्स को लेकर आ सकती है। लोन डील तो पॉसिबल है, बट खरीद के लेके आना थोड़ा सा शायद आउट ऑफ द बॉक्स हो जाएगा। खैर इसी के साथ अपन आते हैं अगले अपडेट पर, जो कि है लिवरपूल को लेकर, और लिवरपूल ने एंडो को साइन करा है। और मेरे दिल से ये रिएक्शन निकला जब मैंने ये नाम सुना, ये कौन है। फिर थोड़ी सी दिली तमन्ना जागी और थोड़ा सा रिसर्च करने का दिमाग में कीड़ा उत्पन्न हुआ। बट द थिंग इज, अगर रिसर्च भी मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में घुसकर नहीं करा, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जांचा, एंड मैंने एंडो को सरप्राइजिंगली देखा था पहले जापान वर्सेस जर्मनी के मैच में, जो वर्ल्ड कप में मैच हुई थी उसमें। एंड अगर मैं उस मोमेंट को रिकॉल करूं ना, तो एक एंडो जैसा प्लेयर था जो मैंने देखा था, मुझे धीरे धीरे याद आया। एंड द थिंग इज, उसकी जो पासेस क्रिएशन थी उस मैच में वो अच्छी खासी थी, एंड वो बॉल पर एक अच्छा प्रेजेंस दिखा रहा था। ऐसे में मेरे दिमाग में आया है सही में ये इतना अच्छा प्लेयर या चुन्नी मुन्नी बदनाम हुई क्लब में क्यों खेल रहा है, और उस कीड़े को मार दिया लिवरपूल ने एंडो को साइन करके। द थिंग इज, लिवरपूल में अब एंडो एज अ मिडफील्डर खेलेगा। अब मुझे नहीं पता कैसा खेलेगा, वो तो यर्गन क्लॉप बता पाएंगे कैसा खेलेगा। बट द थिंग इज, लिवरपूल अपनी जो मिडफील्ड है वो थोड़ी सी तुम्हें सॉर्ट करते हुए दिख रही है। अब कैसी परफॉर्मेंस होती है वो तो खैर आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। एंड अपन तो फिर है ही एक एक चीज में गिन गिन के कमियां ढूंढने के लिए। खैर इसी के साथ अपन आता है आज के अगले अपडेट पर, जो की है इंटरनेशनल को लेकर। और शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल है, मैनचेस्टर यूनाइटेड ये क्लब किस भरोसे चल रही है भाई, ये कैसे चल रही है क्लब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये किस भगवान भरोसे, क्या इन होटल क्या चल रहा है इनका, कुछ मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा है। ना तो ये मेसन ग्रीनवुड की सिचुएशन समझा पा रहे ढंग से, ना ये हैरी मैग्वायर की डील सॉल्व कर पा रहे ढंग से, ना इनसे एक नया प्लेयर साइन करा जा रहा है। कि कैसे चल रही है क्लब। खैर अगर बैक टू ट्रैक आए तो इंटरनेशनल ने बेंजामिन पवार्ड पर अपनी नजरें टिकाई हैं और अपनी प्यार का इजहार करा है। अब थोड़े से डिटेल में समझो। बेंजामिन पवार्ड ने बायर्न को अपनी एक्स मानकर उससे नाता रिश्ता तोड़ने का सोचा है। अब ऐसे में जो दो उसके पास शादी के ऑप्शंस नजर आ रहे थे, वो एक थी मैनचेस्टर यूनाइटेड और दूसरी थी इंटरनेशनल। एंड इंटरनेशनल अभी तक तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी इस अरेंज मैरिज में। बट द थिंग इज, अरेंज मैरिज का प्रोपोजिशन उसने खुद सामने से रख दिया है कल के दिन में। एंड बेंजामिन पवार्ड से शादी करने को इंटरनेशनल रेडी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रेम तो करती है लेकिन अभी तक मूव नहीं बना पाई है। अब पता नहीं कब ये बनाएगी और कब शादी के लिए प्रपोज करेगी, बिकॉज अगर नहीं टाइम पर करा तो इंटरनेशनल बिया करके ले जाएगी एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड सिर्फ बारात सजाते रह जाएगी। अब समझ में थोड़ा सा भी आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एक तो चीज कंफर्म है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी बहुत गलत सिचुएशन में फंसी हुई है। चाहे तुम हैरी मैग्वायर के डिसीजन को ले लो, चाहे तुम मेसन ग्रीनवुड के डिसीजन को ले लो, और चाहे तुम बेंजामिन पवार्ड को साइन करने का ऑप्शन को ले लो। तो वो तो खैर दूसरे डायमेंशन में घूम रहा है, उसका तो खैर बात ही नहीं है। खैर इसके साथ अपन आते हैं आज के अगले अपडेट पर, जो कि है रियल मैड्रिड को लेकर। और देखो मैं तुम्हें दिल से बताना चाहता हूं, शतरंज में घोड़ा और ट्रांसफर मार्केट में रियल मैड्रिड कब बहुत प्रेम से चक्कू गुद्दी में भोंक कर ऐसे घुमा दे 90 डिग्री, तुम्हें नहीं पता चलेगा। और द थिंग इज, रियल मैड्रिड इस चीज को करने में एक अलग लेवल की पीएचडी हासिल कर रखी है। अगर तुम थोड़े से डिटेल की बात करोगे तो एमेरिक लापोर्त की डील में हो सकता है रियल मैड्रिड कूदे। अब कल मारियो कोर्तेगाना की रिपोर्ट की बात करें तो रियल मैड्रिड डेफिनेटली, तुम सिचुएशन भी जानते हो कि अपने को एक सेंटर बैक चाहिए, और ऐसे में एमेरिक लापोर्त डेफिनेटली मैन सिटी को छोड़ना ही चाहता था और वो वेट कर रहा है रियल मैड्रिड के बिड का। अब मैंने कल की वीडियो में तुम्हें बताया था कि अल नसर इज रेडी टू साइन एमेरिक लापोर्त, और उन्होंने बिड मार दी है मैन सिटी के टेबल पर। बट द थिंग इज, लापोर्त वेट कर रहा है रियल मैड्रिड का। अब ये चीज देखना होगा कि क्या रियल मैड्रिड सच में 30 मिलियन 40 मिलियन फेंकेगी एक सेंटर बैक के लिए, वो भी सिर्फ 6 महीने के लिए। उसका रीजन तो मुझे तो समझ में नहीं आता है, बट रियल मैड्रिड इज रियली लुकिंग इंटरेस्टेड इन दिस, एंड वो भी तब जब हमारे एल कापोतानो भैया जंगल में घूम रहे हैं फ्री फोकट में, तो उनको साइन करके नहीं लेके आना है। लेकिन एमेरिक लापोर्त पर तुरंत नजर टिकी है। खैर रियल मैड्रिड कब क्या करती है मुझे भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता। ये सिर्फ और सिर्फ पेरेस जानते हैं कि वो क्या करते हैं और कब कैसे करते हैं, किस रीजन से करते हैं, कोई किसी को आइडिया नहीं होता है। दूसरा, खैर तुम्हें क्या लगता है, क्या एमेरिक लापोर्त को आना चाहिए रियल मैड्रिड में? क्या रियल मैड्रिड सच में सिर्फ 6 महीने के लिए 30 मिलियन फेंकने को तैयार भी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। खैर दैट्स फॉर दिस एपिसोड गाइस, होप ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स सो बॉस स्वैगी,
साइनिंग आउट।